हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, आज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग पे हम पार्ट 3 लाए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 40 तक करेंगे। यहाँ पे एस्टिमेशन कंप्लीट होगी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का सिलेबस शुरू होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं जीके एसएसबी जेईई सिविल एग्ज़ाम के लिए। तो ये पार्ट 3 है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, if I is the rate of interest expressed in decimal and n is the number of years, then the coefficient of annual sinking fund factor IC is। कह रहा है अगर I rate of interest है और n number of years है तो annual sinking fund factor IC किसके बराबर होता है। देखो, annual sinking fund factor होता है हमारा I अपान 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। याद रखिएगा सिंकिंग फंड होता है क्या। देखो, मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि ऑनर एक फंड जमा करता है बैंक में, ताकि एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और रिप्लेसमेंट अपनी प्रॉपर्टी को, जब बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी अपना यूटिलिटी पीरियड ख़त्म करती है तो उस वक्त उसके पास सफिशिएंट पैसा हो कि वो रिकंस्ट्रक्शन या रिप्लेस कर सके अपनी प्रॉपर्टी को, तो उस पैसे को कहते हैं सिंकिंग फंड। यहाँ पे याद रखिएगा सिंकिंग फंड इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन 9/10 cost of construction as the owner will get 10% as scrap value of building when the life of building is over। देखो, ये कहा जाता है कि मान लो अगर 10 लाख की बिल्डिंग बनी है तो सिंकिंग फंड भी 10 लाख जमा होनी चाहिए। तो सिंकिंग फंड जनरली 10 लाख के 90%, मतलब टोटल कंस्ट्रक्शन के 90% जमा होना चाहिए, क्योंकि 10% ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्क्रैप वैल्यू से भी हमें प्रॉपर्टी का मिल जाए। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, याद रखिएगा। देखो, एस एन इज इक्वल टू एस इंटू आई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपान आई। यहाँ पे एस एन क्या है, टोटल फंड एट एंड ऑफ n ईयर्स। मान लो ऑनर चाहता है मेरे पास 10 लाख रुपया 5 साल के बाद जमा हो, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक उसको अगर मान लो 5% 6% दे रहा है, तो एस होगा उसका मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट या ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो एस एन यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर उसको ईयरली इंस्टॉलमेंट निकालना है, अगर वो चाहता है कि मेरे पास इतना पैसा जमा हो तो मुझे हर साल कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, तो एस इज इक्वल टू एस एन इंटू आई अपान 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। और ऊपर वाला फॉर्मूला कब यूज़ होगा, अगर वो हर साल उसे पता है कि मैं जैसे 20,000 की किस्त देता हूँ, उस पर इंटरेस्ट मुझे 5% मिल रहा है n ईयर्स के लिए, तो एट द एंड ऑफ n ईयर्स उसके पास एस एन अमाउंट होगा। तो दिस इज सिंकिंग फंड। ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपकी स्क्रीन पर। ए वर्क कॉस्टिंग 20,000 इज टर्म्ड एज। देखो, यहाँ पे जो भी काम 20,000 या 20,000 से छोटा हो उसे पैटी वर्क मानते हैं। 20,000 से 1 लाख तक हो तो माइनर वर्क, और 1 लाख से ऊपर हो तो वो आता है हमारे मेजर वर्क में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो 3 चीज़ें। एक, टेंडर डॉक्यूमेंट। A tender is a submission made by a prospective supplier or bidder in response to an invitation to tender. It contains detailed description of all the items along with their quantities। तो ये होता है हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट क्या होता है, इट इज़ ए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट हैंस डज नॉट कंटेन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्टिमेट। देखो, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट को प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी कहते हैं, जिसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आइटम्स की नहीं होती है। और एनालिसिस ऑफ रेट सबको पता है, इससे हमें आइटम्स की रेट के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए गाइज। इफ आर एंड टी आर राइज एंड ट्रेड ऑफ स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली एंड स्टेप्स आर सपोर्टेड बाय वॉल ऑन दिस साइड एंड बाय स्प्रिंगर बीम ऑन द अदर साइड, द स्टेप्स आर डिजाइंड एज बीम ऑफ विड्थ। देखो, कह रहा है कि अगर कोई स्टेयर है जिसमें आर राइजर है और टी हमारा ट्रेड है, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो विड्थ होगी, मतलब जहाँ पे राइजर और ट्रेड है हमारा, इसकी जो विड्थ है वो किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट सेंटर लाइन मेथड इज जनरली यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी। बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट में सेंटर लाइन मेथड को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जनरली इस्तेमाल करता है। इसके अलावा टोटल डिस्क्रिप्शन पहले 5 सालों में सीमेंट कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर में सिर्फ 1% मानी जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपकी स्क्रीन पर। व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर देन सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज नाउन एज। जब कॉन्ट्रैक्टर को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके अलावा कुछ प्रॉफिट भी दिया जाता है
तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्टर और रीइम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर इज़ 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। मतलब पूरा बिल्डिंग लगाने में, बनाने में जितनी कीमत लगती है, जितनी कॉस्ट आती है, उसकी 25% कॉस्ट हमारी लेबर पे जाती है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब और सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम शुड बी। देखो कोई भी हमारी क्रॉस डायमेंशन, चाहे वो स्लैब है, चाहे कॉलम है, बीम है, तो उनकी थिकनेस को कितना एक्यूरेसी तक मेजर किया जाता है, 0.5 सेंटीमीटर तक। मतलब मिनिमम 5 mm तक मेजर होनी चाहिए, इतनी एक्यूरेसी होती है। और लेंथ वाइज कितनी एक्यूरेसी होती है, 1 सेंटीमीटर, जो हमने कल भी पढ़ा था, 0.01 मीटर, याद रखिएगा। कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग एनुअल रेंट ऑफ ₹20,000 एंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू पूछ रहा है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है एनुअल रेंट जो वो कमा रहा है अपनी प्रॉपर्टी से, मल्टीप्लाई ईयर्स परचेज। तो ईयर्स परचेज होता है हमारा 100/i, और i यहाँ पे परसेंटेज में यूज़ होता है। तो यहाँ पे 100/i को हम i/100 लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डेसिमल्स में यूज़ होगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू एनुअल रेंट 20,000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 5%, 5/100 0.05। तो याद गया हमारा 4 लाख कैपिटलाइज्ड वैल्यू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपकी स्क्रीन पर। द एक्सपेक्टेड आउटर्न ऑफ साइंग ऑफ द सॉफ्ट वुड पर मैसन पर डे। जो एक्सपेक्टेड आउटर्न है, मतलब एक मैसन द्वारा लकड़ी की साइंग में, ठीक है, लकड़ी के काम में एक मैसन कितना कर सकता है। देखो अगर सॉफ्ट वुड है तो 6 स्क्वायर मीटर, और अगर हार्ड वुड है तो 4 स्क्वायर मीटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपकी स्क्रीन पर। कैलकुलेट द ईयर्स परचेज फॉर ए प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड इज 3%। देखो यही क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में 2 बार रिपीट हुआ है। कह रहा है ईयर परचेज निकालो किसी प्रॉपर्टी का जिसकी लाइफ 30 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी सिंकिंग फंड पे जो मेरा 3% है। तो ईयर्स परचेज होता है 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर सिंकिंग फंड पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ईयर्स परचेज हो जाएगा 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सिंकिंग फंड पे मिल रहा है। तो 100/3 + 5 8, मैंने कहा था आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में ही चलता है, तो 12.5, यानी कि 12.5 रुपीज़ अगर वो जमा करता है तो 1 रुपया वो सालाना इस पैसे से कमा सकता है बैंक में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आपकी स्क्रीन पर। द इनसाइड वॉल ऑफ ए सेप्टिक टैंक इज फिनिश्ड विद 12 mm सीमेंट प्लास्टर विद 1:4 रेशियो सीमेंट कॉन्क्रीट। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट क्यूबिक मीटर पर रिक्वायर्ड इफ द साइज ऑफ सेप्टिक टैंक 6/4/2 मीटर। कह रहा है इनसाइड वॉल सेप्टिक टैंक की उसमें फिनिशिंग होगी, मतलब सीमेंट कॉन्क्रीट का प्लास्टर लगेगा 12 mm 1:4 सीमेंट स्टैंड के रेशियो में। तो कह रहा है सीमेंट की क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में बताओ, केजी या बैग्स में नहीं बताया। अगर सेप्टिक टैंक की डायमेंशन 6/4/2 मीटर है तो टोटल एरिया प्लास्टरिंग का क्या होगा, देखो 6 × 2, देखो जो दीवार है 6/2 मीटर की एक तरफ मल्टीप्लाई बाई 2 दोनों तरफ, और दूसरी 4/2 मीटर की 2 दीवारें हैं मल्टीप्लाई 2, तो टोटल 40 स्क्वायर मीटर में प्लास्टर होगा। तो प्लास्टर मोटा कितना था, 12 mm 12/1000, तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग आ जाएगा एरिया इंटू थिकनेस 0.48 क्यूबिक मीटर। 25% इंक्रीज़ किया जाता है ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए, तो इसका 25% इंक्रीज़ करके 0.6 क्यूबिक मीटर। अब 0.6 क्यूबिक मीटर टोटल हमारा वॉल्यूम है, इसमें से सीमेंट का प्रोपोर्शन 1 है और इन दोनों का प्रोपोर्शन 5 है। ये हो जाएगा 0.6 × 1/5, तो 0.12 क्यूबिक मीटर। अब अगर हमें बैग्स में पूछता तो इसको मल्टीप्लाई करना था, सीमेंट की डेंसिटी 1440 फिर डिवाइडेड बाई 50 से। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए डीपीसी को लेके, डैम प्रूफ कोर्स को लेके इंपॉर्टेंट नोट है। इट इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, याद रखिएगा। डीपीसी इज अप्लाई टू फुल विड्थ ऑफ प्लिंथ वॉल, प्लिंथ वॉल की फुल विड्थ पे पड़ता है। इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एट सील्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज़। देखो जो डोर्स होते हैं ना, दरवाजे होते हैं, उनके जो सील लेवल होता है वहाँ पे डीपीसी नहीं डलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए गाइस। विच पर्सन फंक्शंस एज एन आर्बिट्रेटर इन पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो आर्बिट्रेटर जो एज ए फंक्शन आर्बिट्रेटर करता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, वो होता है सुपर इंटेंडेंट इंजीनियर, याद रखिएगा। अब देखो गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। देखो
क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि यहाँ से पीछे हमने सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हमने किए हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के। पर टेक्निक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इज मेनली यूजफुल फॉर, जो पर टेक्निक है नेटवर्क एनालिसिस में वो तब यूज़फुल होती है कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, याद रखिएगा। देखो इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ। इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ शेड्यूलिंग, 4 मेथड शेड्यूलिंग के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, पर्ट और सीपीएम। बार चार्ट को डेवलप किया था हेनरी गैंट ने 20वीं सदी की शुरुआत में, और ये सूटेबल है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके एक्स एक्सिस पे टाइम इन वीक्स या मंथ्स या डेज, और वाई एक्सिस पे एक्टिविटी जो हम काम कर रहे हैं वो लिखते हैं। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। माइलस्टोन चार्ट मॉडिफाइड फॉर्म है बार चार्ट की, जिसमें बार चार्ट की जो कमियां थी उनको लेके इस चार्ट को तैयार किया गया था 1940 में। पर्ट देखो ये इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है, इसमें 3 टाइम एस्टिमेट लगता है, 1957 में ये डेवलप हुआ था। देखो कैसे याद रख सकते हो, कई बार ये पूछते हैं कि विच नेटवर्क टेक्निक इज इवेंट ओरिएंटेड, पर्ट और सीपीएम में। देखो पर्ट में ई आता है यानी इवेंट ओरिएंटेड आप याद रख सकते हो, और सीपीएम में ई नहीं आता। सीपीएम जो है क्रिटिकल पाथ मेथड, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क है और इसमें 1 टाइम एस्टिमेट यूज होता है एनालिसिस के लिए। इसके अलावा पर्ट स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एंड सीपीएम स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। देखो ये जो दो है ना, दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल्स विच आर यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, याद रख सकते हो ये दोनों लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और पर्ट ज़्यादातर यूज़ होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन पर्ट एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्यूरेंस फॉलोज। देखो पर्ट एनालिसिस में जो टाइम एस्टिमेट एक्टिविटीज़ का है और उनकी प्रोबेबिलिटी की वो एक्टिविटीज़ होंगी, वो जो ऑक्यूरेंस है वो किस फॉलो करता है, वो करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। देखो ये टाइम एस्टिमेट है ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पैसिमिस्ट टाइम, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ पे देखो इसके अलावा एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलोज, जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। द एरिया अंडर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एक्सपेक्टेड टाइम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। एक्टिविटी क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग पार्ट किसी भी प्रोजेक्ट का या जॉब का, उससे एक्टिविटी कहते हैं, इसको एरो से डिनोट करते हैं। जो एरो की टेल है वो बिगनिंग बताती है एक्टिविटी की या जॉब की, और हेड उसकी कंप्लीशन या एंड बताता है। इवेंट होता है बिगनिंग या एंड किसी भी जॉब या एक्टिविटी का, इसको हम नोड भी कहते हैं, याद रखिएगा, और इसको रेक्टेंगुलर या सर्कल से डिनोट किया जाता है। देखो जब एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को, प्रोजेक्ट के जो एक्टिविटीज़ और इवेंट्स हैं इनको कनेक्ट किया जाता है लॉजिकल और सीक्वेंटल मैनर में, तो वो नेटवर्क बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये एक्टिविटीज़ हैं A1, A2, A3, A4, ये डमी एक्टिविटी है, और ये जो सर्कल से डिनोट किए गए ये इवेंट्स हैं। तो डमी एक्टिविटी क्या होता है, एक ऐसी एक्टिविटी जो कनेक्ट करती है 2 इवेंट्स को बट कंज्यूम नहीं करती टाइम और रिसोर्सेज को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ दी ऑप्टिमिस्टिक टाइम TO, most likely time TM, pessimistic time TP, for the activity A are 4, 6 and 8, and for activity B are 5, 5.5 and 9 respectively. Then which activity have greater expected time estimate? तो वो expected time estimate क्या होता है, it is equal to optimistic time plus 4 times most likely plus pessimistic time estimate divided by 6। तो ये हम दोनों एक्टिविटीज़ के लिए निकालेंगे, ए के लिए भी बी के लिए भी, तो दोनों के लिए 6 दिन आ रहे हैं, तो दोनों के लिए एक्सपेक्टेड एवरेज टाइम बराबर है। देखो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच जॉब कैन बी कंप्लीटेड। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट होता है मिनिमम टाइम जिसमें हम जॉब को या एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं आइडियल एग्जिस्टिंग कंडीशन में, बट इस टाइम एस्टिमेट में कभी भी प्रोजेक्ट या कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती। पैसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट होता है मैक्सिमम पॉसिबल टाइम टेकन बाय द जॉब और एक्टिविटी टू अकॉम्प्लिश अंडर वर्स्ट कंडीशन, मतलब मैक्सिमम कितना वो टाइम लगाएगी जिसमें हम वर्स्ट कंडीशन मानेंगे, लाइक लेबर शॉर्टेज, इक्विपमेंट शॉर्टेज, या जो वेदर है वो सूट नहीं कर रहा कंस्ट्रक्शन को। मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट ऐसा टाइम एस्टिमेट होता है जो आता है ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट के बीच में, और जनरली इसी टाइम एस्टिमेट को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज ये थे क्वेश्चन नंबर 40 तक, इसके अलावा बचे हुए 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।